नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा होने वाली है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। सरकार का कोई कानून उनको यदि पसंद नहीं आ रहा है तो वो प्रोटेस्ट कर सकें, मतलब सरकार के हिसाब से नहीं चलने वाले लोग। और उन लोगों के साथ क्या होता है, किस प्रकार से उनको जेल में डाला जाता है, किस प्रकार से उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, इन सब की चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो चर्चा आज हम करेंगे उमर खालिद को लेकर के। राइटर की तरफ से तो उमर खालिद जो है हीरो हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो ये देशद्रोही है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्या वो देशद्रोही है या फिर वो देशभक्त है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे। दूसरी बात यह है, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से अपने कोई भी विचार बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। यहाँ पर पार्टिकुलरली हम राइटर की ही बात को समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर ने आखिर क्या बोला है उमर खालिद की लाइफस्टाइल, उनके वर्क को लेकर के। सबसे पहले हमें समझना चाहिए यूएपीए कानून के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कानून है आज के समय में, क्योंकि यूएपीए कानून लगा करके ही लोगों की आवाज़ को, प्रोटेस्ट को दबाने का काम किया जा रहा है। कोई और हथियार सामने नहीं आ रहा है, तो इसी हथियार को निकालो और सीधे इस्तेमाल करो। यूएपीए, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बोला जाता है, ये भारत का एक कानून है जिसका उद्देश्य है टेररिज्म और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना। इसको 1967 में लागू किया गया था और कंटिन्यू इसमें संशोधन होते रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से, ताकत कितनी चाहिए उस हिसाब से अपन ने इसको संशोधित करते रहे हैं। जैसे कि 2004, 2008, 2012 और सबसे लेटेस्ट था 2019 का। इसके कुछ की फीचर्स रहे हैं, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ आखिर हैं क्या, कौन कौन से काम को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ माना जाएगा और ये अपराध की श्रेणी में चले जाएंगे। इसके अलावा अब यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है तो उसको भी बैन करने की पावर सरकार के पास चली गई है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट इंडिविजुअल को क्या किया जा सकता है, बताया जा रहा है कि डिक्लेयर अब घोषित कर दिया जाएगा। किसको? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। पहले ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे, जैसे मतलब कोई संगठन है वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सरकार उसको टेररिस्ट घोषित कर सकती है और उसके ऊपर कार्रवाई कर देगी। पहले इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करते थे, अब किसी संगठन को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा यूएपीए कानून के अंतर्गत यदि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गैर जमानती होगी और आपको लंबी जेल की सलाखों के पीछे भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर जो कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे कि 2004 में बताया गया कि टेररिज्म के अंतर्गत कौन कौन से काम आ जाएंगे। 2008 में 26/11 का हमला हुआ तो और भी ज़्यादा हमने इसमें सख्त प्रावधान जोड़ दिए। फिर आता है 2019 में एनआईए को यूएपीए के अंतर्गत केस हैंडल करने की पावर दे दिया सरकार ने। ये तो था यूएपीए कानून। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस केस के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले तो हम यूएपीए को जाने हैं, ठीक है, ताकि आगे और भी ज़्यादा, क्योंकि इसी का उल्लेख होने वाला है। उमर खालिद के ऊपर यही कानून लागू किया गया है, यही धारा लगाई गई है। यूएपीए कानून के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, तो आतंकवादी गतिविधि में कोई व्यक्ति शामिल रहा है तो डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। कम से कम 5 साल मिनिमम जेल में रहना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसको चलाना या फिर उसका सहयोग करना, तो कम से कम 5 साल की जेल है, उम्र कैद तक सज़ा है और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
वहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में भाग लेने पर क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में यदि आप भाग लेते हैं तो बोला जा रहा है कि इसके लिए 7 साल तक की जेल है। तो अभी जो उमर खालिद है ना, उन्होंने 5 साल तो कहना चाहिए बिता ही दिए हैं, अब बाकी बचे हैं उसके 2 साल। मतलब जितनी सज़ा है ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ऑलरेडी से काट चुका है। कई सारे कैदियों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि भाई जेल में सड़ रहे हैं लेकिन उन कोर्ट में उनका केस नहीं चल रहा है। इसके बाद यदि आप आतंकवादी संगठन को फंडिंग देते हैं तो कम से भी कम 5 साल की जेल है और उम्र कैद है। इसके अलावा जो एसेट है उसको सीज कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई यूएपीए कानून के अंतर्गत। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो होती है 1967 का कानून है, इसके सेक्शन 2(1)(0) में ओ में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से काम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। भारत की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ आप कोई चीज़ बोल दो, पब्लिक ऑर्डर को आप भंग कर दो, वायलेंस या डिसऑर्डर को फैला रहे हो आप, एंटी नेशनल या फिर टेररिस्ट उद्देश्यों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, क्या चीज़ कौन से काम करोगे, क्या बोलोगे, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग देना या फिर सहयोग करना, सरकार के खिलाफ आर्म रिबेलिएशन कर लेना, नक्सलाइट या फिर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाना, फेक न्यूज़ फैलाना, कम्युनल वायलेंस को भड़काना। इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ हो रही है तो सबके खिलाफ फिर यूएपीए कानून क्यों नहीं लगाया जाता है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है। सीधे चलते हैं दोस्तों हम आर्टिकल की तरफ और चर्चा कर लेते हैं इस आर्टिकल को, ठीक है, और समझते हैं कि भाई ये जो उमर खालिद है वो वाकई में हीरो है कि विलन है। क्योंकि राइटर के हिसाब से देखा जाए तो उमर खालिद ने कोई गलत काम नहीं किया है, राइटर के हिसाब से यहाँ पर ये बताया जाता है। ये कहानी भारत के एक ब्राइट यंग माइंड्स की है जिसने स्ट्रगल किया, जो बताता है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं हैज़ टू फाइट टू लाइव विथ डिग्निटी। यदि आपको डिग्निटी, गरिमा, सम्मान के साथ में जीना है तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तब जाकर के संविधान ने जो आपको गारंटी दिए हैं ना, वो भी इतने आसानी से थाली में परोस करके हमको मिलने वाले नहीं हैं। राइटर का कहना है, मैं दिल्ली में शूटिंग के लिए गया था, पूरी रात शूटिंग होती रही। अब इससे क्या हुआ, अब दिन में मेरे को टाइम मिल जाता था लेकिन गर्मी बड़ी तेज। न्यू स्टेट गवर्नमेंट किसकी बनी है दिल्ली में, बीजेपी आ गई है। देश भर के विधायक राजधानी में इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरी तरफ वक्फ विधेयक के कारण संसद में गर्मा गर्मी है, जो अब कानून बन चुका है। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत जगह पर वायलेंस हमको देखने को मिले हैं वक्फ कानून को लेकर के। अब ऐसे टाइम पीरियड में बोला जाता है कि मुझे याद आया था उमर खालिद, उसकी कैद को 5 साल होने को है, तिहाड़ जेल की इस निर्दयी गर्मी में वो कैसे जी रहा होगा। मैंने उसके माता पिता के बारे में सोचा और उनसे मिलने के लिए उनके घर चला गया। अब आप सोचिए। बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि उमर खालिद है कौन? क्या वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है? इस चीज़ को समझने से पहले हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि एंटी नेशनल है आखिर कौन। विदाउट फिगरिंग दैट आउट, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट एन एंटी नेशनल फ्रॉम पैट्रियोट? देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, कैसे करके हम समझेंगे जब तक कि हम एंटी नेशनल को ना समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एंटी नेशनल को समझने की ज़रूरत है। इसे समझने के लिए हमें अतीत में बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हाल की हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। महात्मा गांधी बोलते थे कि हिंसा नहीं करना, बिना हिंसा किए ही आप अपनी बात मनवा लो। ऐसे करके ही भारत को उन्होंने आज़ादी दिलाई। हमेशा से ही रिलीजियस हार्मोनी पर जोर देते रहे। कोई उनको ये नहीं बोलेगा कि वो हिंदुओं के पक्ष में थे कि मुसलमानों के पक्ष में थे, लेकिन लोग ज़रूर ये बोलते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत किया है। उनका कहना था कि राष्ट्र का कोई नक्शा ही नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाले लोग ही देश हैं।
वो ये कहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी भाषा बोले, कोई भी धर्म माने या किसी भी जाति में जन्म ले। गांधी जी मानते थे कि देश उन्हें फ्रेटर्निटी की भावना से जोड़ता है, भाईचारे की भावना से। विडंबना, आयरनी ये है कि जो व्यक्ति ब्रिटिश भारत में जिंदा रहा उसे इन्हीं विचारों के लिए आज़ाद भारत में नाथूराम गोडसे नामक धार्मिक कट्टरपंथी ने मार डाला। ठीक। अब आज की सरकार नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को क्या है, हीरो बना रही है, क्योंकि वो बहुत एकदम कट्टर हिंदू था, हिंदुओं को एकदम सपोर्टेड था। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है ना, गांधी को देशद्रोही और गोडसे को देशभक्त की तरह देखा जा रहा है। वे लोग जिनका हिस्टोरिकल एजेंडा समाज को बांटना है, हिंदू मुस्लिम को बांटना है, नफरत फैलाना है, वो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। और ये देशभक्त सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो भी उनके सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ बोलेगा उसको बोलेंगे पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। इसी प्रकार से हमारे समय के एक तेज तर्रार युवा दिमाग उमर खालिद को भी एंटी नेशनल बोला गया है। अब व्हाट वाज उमर खालिद क्राइम आफ्टर ऑल? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उमर खालिद का आखिर अपराध क्या है। वो विश्वास करता था कंट्री की डाइवर्सिटीज में। वो कहता था कि यहाँ पर सब लोग मिलकर के रह रहे हैं, ठीक है, किसी के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। सोल की ये आत्मा है, सोल का ये हार्ट है। अब यदि वो प्रोटेस्ट करने लग जाए जो कि संविधान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही काम जो है उमर खालिद ने किया है। उनके खिलाफ में वो खड़ा हुआ है, मतलब सरकार के अगेंस्ट में। कानून नहीं है पसंद हमको, ये हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है। यदि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ पीसफुल तरीके से कहीं पर भी जा करके, तो ये अपराध किया है किसने? उमर खालिद ने, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे माइनॉरिटी कमिटीज को। इट come to the street against those spreading communal hate and sacrificing innocent life for political ends। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने जो लोग कम्युनल मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे थे, हेट स्पीच फैला रहे थे, और इससे जो इनोसेंट लोगों की जानें जा रही थी उनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा था वो व्यक्ति, उसने ये क्राइम किया था। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, मरी हुई भी जो मछली रहती है ना, धारा के साथ बह जाती है, लेकिन आप सरकार के अगेंस्ट में तैरना चाह रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, तो मछली में लाइफ होना ज़रूरी है। उमर खालिद में जो चीज़ हमको देखने को मिली थी, वो झूठ और नफरत की बाढ़ के खिलाफ फियरलेसली से तैरते रहा। तो क्या गांधीज्म के, गांधीवाद के एक सच्चे हायर उत्तराधिकारी से इससे कम की उम्मीद आप करोगे? भगत सिंह ने बोला था कि हम तानाशाही से लड़ने वाले पहले नहीं हैं, और हमारी मौत के बाद तानाशाही खत्म नहीं होने वाली है। और इसी चीज को उमर खालिद आगे बढ़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं, एक छात्र नेता के रूप में उमर खालिद ने CAA कानून 2019 के खिलाफ पूरी ताकत से संघर्ष किया था, फॉर टूथ एंड नेल। ये एक ऐसा कानून था जिसका मकसद देश को बांटना और उसके भाईचारे को, फ्रेटर्निटी को खत्म करना था। फरवरी 2020 में दिल्ली में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर रहा था, डिनाई कर रहा था। इसमें क्या था, लगभग 5 धर्मों के लोग बिना डॉक्यूमेंट के उनको नागरिकता आप दे दोगे, उसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जब कहीं हमारे देश से अवैध नागरिकों को निकाला जाएगा ना, सबसे पहले मुस्लिमों को भगाया जाएगा, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे। लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं उन लोगों को आप नहीं भगाओगे, क्योंकि वो मुसलमान नहीं हैं। CAA के अंतर्गत कुछ ऐसा था प्रोटेस्ट का रीजन। जब इस कानून के सपोर्टर सामने आए तो हालात हिंसक हो गए थे। पीसफुल CAA प्रदर्शन को तोड़ दिया गया और भीड़ ने उग्र रूप ले लिया था, जिसमें मरे थे 53 लोग, ज्यादातर थे मुस्लिम लोग। वहीं जो रूलिंग पार्टी के लीडर थे
जिन्होंने इस मोब को इंस्टिगेटेड करने का काम किया, उकसाया, आग लगाई, माचिस लगा दी, मिट्टी तेल छिड़क दिया। अभी भी वो घूम रहे हैं खुले शेर की तरह, लेकिन केवल वो व्यक्ति उमर खालिद ही है जिसको जेल में डाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये अकेला व्यक्ति पूरी भीड़ को उकसा दिया था, एक अकेला व्यक्ति, इसलिए इसको जेल में डालो, यूएपीए कानून लगाओ। दिल्ली की जो सेशन कोर्ट थी, इसके अलावा हाई कोर्ट था, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था उसकी बेल की प्लीज को, याचिका को। एंड द बेल एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2023 वो अभी तक पेंडिंग में है। समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। आप किसी व्यक्ति को बिना अपराध सिद्ध किए हुए ही 5 साल जेल में सड़ा दिए हैं। ये है हमारे देश का कानून, ये है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। ये इनके अकेले की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितनी सजा है ना, उतनी सजा तो वो जेल में ही बिता देता, उसके बाद उसका अपराध सिद्ध होता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। तो राइटर का कहना है कि मैं उमर खालिद के घर की ओर जाते समय उसके कुछ दोस्त मेरे साथ आ गए थे। मुझे उन्होंने बताया था कि ये सभी लोग हर हफ्ते जेल में उमर खालिद से मिलने जाते हैं। अब मैं पूछ लिया, आप इतनी बिजी लाइफ में भी उससे कैसे करके मिल लेते हो यार? उमर के एक दोस्त ने मुझे एक कहानी बताई थी, एक आमिर नाम के व्यक्ति की जो कभी जेल में था। उमर की जेल की पहली 3 महीनों की इनकारकसन में उसके माता पिता और दोस्त रेगुलर उससे मिलने जाते थे, लेकिन पॉवर्टी और लाइवलीहुड की समस्याओं के कारण वे लोग ज़्यादा समय तक ऐसा जारी नहीं रख पाए। आमिर जो शुरू में मजबूत बना रहा, धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा है, टूट रहा है। हालांकि उसे जमानत आसानी से मिल सकती थी, लेकिन वो 10 साल तक जेल में सड़ता रहा। अपने डियर वन से जुदाई के दर्द के अलावा जेल इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हिला डालता है और अंततः इंसान की आत्मा खत्म हो जाती है। तो आमिर के इस दुखद अनुभव ने उमर के दोस्तों को ये प्रतिबद्धता और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि वे हर सप्ताह उससे मिलने जाएं कि नहीं जाएं। वे बारी बारी से, मतलब टेक टर्न से, मुलाकात के हर अवसर पर उससे मिलने जाते हैं, सिर्फ ये कहने के लिए वी आर विथ यू। राइटर का कहना है कि मैं इन यंग पीपल को देख करके प्राउड और मूव्ड हुआ हूँ, भावुक हुआ हूँ, जो एक निर्दयी राज, रूथलेस स्टेट के सामने अपने कॉमरेड, साथी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा उमर खालिद की जो माँ हैं, उन्होंने काफ़ी गर्मजोशी से राइटर का स्वागत किया था। उनके पति वक्फ संशोधन विधेयक पर एक चर्चा में गए थे और थोड़ी देर में लौटने ही वाले थे। ईद कुछ ही दिन पहले बीती है। उन्होंने हमें मिठाई लाकर दी और स्माइल के साथ परोसी। हालांकि उनकी आंखों में बेटी की अब्सेंस का दर्द गहराई से दिख रहा है। उन्होंने बोला, मेरा बेटा जल्दी फ्री होगा, हमें जुडिशरी पर पूरा पूरा फैथ है। ये जो शब्द हमें दिलासा देने के लिए बोले गए हैं ना, रोने लगा था राइटर, आंसू आ गए थे। इसी बीच उमर के पिता लौट आए और उन्होंने हमें चाय पिलाया, चाय सर्व किया और हमारे साथ बैठ कर के बातें करने लगे। ठीक है, तो मैं बोला कि आपका बेटा अकेला नहीं है, हम सब हैं उसके साथ में। वो बोला कि हमें पता है वो किस काज के लिए लड़ा है और जेल में गया है, हम भी उसके साथ हैं। उनकी बात सुनकर मैं मूव्ड हो गया, भावुक हो गया। उमर के एक दोस्त ने उनके फादर से बोला, बाबा जब उमर को जमानत मिल जाएगी ना, तो हमें उसे प्रकाश सर के साथ दक्षिण भारत भेज देंगे, वहाँ वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो अब उनके पापा को ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है, उनका कहना है कि भाई उसकी ज़रूरत तो यहाँ पर है ना, क्यों आप उसको साउथ भेज रहे हो? ऐसा उनके पापा ने बोला। ठीक है, अब एक बात जो मैं आपको बताना नहीं बता पाया था वो ये है कि ये जो एडिटोरियल है, ये जो चीज़ लिखी गई है ना, ये प्रकाश राज, ये एक्टर हैं, इनके द्वारा लिखी गई है और ये अपना एकदम लाइव अनुभव यहाँ पर लिखे हैं और कुछ भी नहीं है।
तो उनकी बात सुनकर के मैं भावुक हो गया। उमर के एक दोस्त ने उसके पिता से बोला, ये बात बोला तो पापा को पसंद नहीं आई, तो फिर कहीं और जाकर चुपचाप वो क्यों जा कर के बैठेगा, उसकी ज़रूरत तो यहाँ पर है। बस यही बात है। स्ट्रगल इस बात का प्रूफ है कि हम जिंदा हैं। डिग्निटी के साथ जीने के लिए हमें फाइट करना ही पड़ेगा। जीते जी मुर्दा बने रहने का आखिर फ़ायदा क्या है। तो हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि उमर खालिद और उनके माता पिता सच्चे देशभक्त हैं। ये सिर्फ उमर खालिद एक व्यक्ति नहीं है जो लगभग 5 साल से जेल में सड़ रहा है, लैंग्विशिंग, सड़ना, बल्कि ये हर नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक केस है। ये हमारा गौरव के साथ जीने का अधिकार है और ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन अधिकारों की गारंटी दे रहा है, लेकिन अभी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, कुछ नहीं कर पाया।